नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, आज हम नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण नेता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय नेता के बारे में, वो है रास बिहारी बोस। इनको रास बिहारी बसु भी कहा जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और एक देखिए, दूसरे रास बिहारी घोष आते हैं, घोष अलग हैं। थोड़ा नाम को लेकर के कंफ्यूज मत होना। रास बिहारी बोस वो है जो आपका सिलेबस का टॉपिक है, जो हम पढ़ रहे हैं। रास बिहारी घोष अलग हैं। ये घोष वो हैं, रास बिहारी घोष, जो 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत वाला, उसके भी अध्यक्ष रहे थे रास बिहारी घोष। और 1908 में जो मद्रास के अंदर भी कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, उसमें भी अध्यक्ष रहे थे रास बिहारी घोष। तो वो घोष अलग हैं और ये बोस अलग हैं। तो आगे बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले जन्म से रिलेटेड बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। 25 मई 1886 को। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 85 में। और 86 में किसका जन्म हुआ था? रास बिहारी बोस का। मृत्यु इनकी कहां होती है? जापान में होती है, टोक्यो में, 21 जनवरी 1945 को। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि किस स्थान पर जन्म हुआ था। तो आज का हम वेस्ट बंगाल कह सकते हैं। और उस समय का जिसको हम बंगाल कहते थे, ब्रिटिश प्रांत के अंदर जो बंगाल, उसके इसको बर्दवान भी कहा जाता है और बर्दवान भी कहा जाता है। इस तरीके से ये इंग्लिश टर्म ये है इसका। तो बर्दमान या बर्दवान, इस तरीके से इसको कई बार लिख दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इनके माता का क्या नाम था। माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम था विनोद बिहारी बोस। हालांकि एक पॉइंट और है। हालांकि देखिए, वैसे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है वो। लेकिन जैसे अब रास बिहारी बोस इनका नाम है, तो ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? इनके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी कालीचरण बोस, उनके द्वारा दिया गया था। ऐसा कहते हैं कि जब इनकी माता जो भुवनेश्वरी देवी है, जब ये गर्भवती थी, यानी रास बिहारी बोस अपनी माता के जब गर्भ में थे, तो उस समय कुछ इनके माताजी के कोई समस्या हो गई थी। और जो पेट में बच्चा था, यानी रास बिहारी बोस, तो इनकी जान को कुछ खतरा था कि जो बच्चा है गर्भ में, उसकी जान को भी खतरा है। तो उस समय जो इनके ग्रैंडफादर हैं, कालीचरण बोस, ये भगवान विष्णु या कृष्ण जी, तो इनके मंदिर जाते हैं और इनकी खूब आराधना पूजा करते हैं। तो इस वजह से, और फिर वो गर्भ जो है बिल्कुल सही होता है, इनका जन्म हो जाता है। तो इस वजह से विष्णु या कृष्ण जी के मंदिर जाने के कारण वो फिर इनका नाम रखते हैं रास बिहारी। तो इस तरह से इनके दादाजी ने इनका नाम रखा था। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ये पॉइंट नहीं है महत्वपूर्ण, लेकिन जब पढ़ते हैं तो ये चीजें आती है तो बता देते हैं आपको। कई चीजें बड़ी सुनने में अच्छी लगती है कि किस तरह से नामकरण हुआ। इतने ये सब महापुरुष हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका जो सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट सर्विस में हो गया था और देहरादून के अंदर जो है ये अपनी सेवाएं देते हैं 1906 से। इसके बाद में देखिए, फिर इनका जो संपर्क है वो क्रांतिकारियों से होता है। तो स्वभावतः जो इनके विचार थे वो कैसे थे? जो क्रांतिकारी होता है, जो पूरी तरह व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन चाहता है, और उसके लिए चाहे उनको बम फेंकना हो या किसी को मारना हो, इसके अंदर जो विश्वास करने वाले लोग हैं, उसमें से थे रास बिहारी बोस। अब देखिएगा, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है कि देखिए, उस टाइम जो दिल्ली है भारत की अंग्रेजों के समय, वो क्या थी? कोलकाता। तो कोलकाता से दिल्ली जो है वो राजधानी परिवर्तन किया जा रहा था। तो 23 दिसंबर 1912 को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के दौरान दिल्ली के चांदनी चौक पर बसंत कुमार विश्वास ने लॉर्ड होर्डिंग, जो कि उस समय कौन था? वाइसराय, या आप इसको गवर्नर जनरल भी कह सकते हो। और देखिए, जब आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं तब कई जगह ये भी नाम लिखा आता है कि प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, तो वो भी जो इसमें शामिल थे, उनके द्वारा भी बम फेंका गया। कई जगह ये लिखा था कि उन्होंने बम फेंका था, कई जगह लिखा था प्रताप सिंह बारठ ने बम फेंका था।
लेकिन जो ज्यादा सटीक जो जानकारी मिलती है इंडियन हिस्ट्री में वो बसंत कुमार विश्वास है, क्योंकि कोर्ट में जब ये मामला चलेगा आगे तो रास बिहारी बोस तो यहां से फरार हो जाएंगे, ये तो जापान चले जाएंगे 1915 में। रास बिहारी बोस 1915 में यहां से कहां चले जाएंगे? जापान। फिर आगे जो भी वो कार्रवाई करेंगे वो वहां जापान में रह करके अपना प्रयास करेंगे। लेकिन चूंकि एक गवर्नर जनरल है वायसराय, उस पर बम फेंका गया है, तो दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से ये अभियोग जो है वो कोर्ट में चलेगा। और वहां बसंत कुमार विश्वास ने यह स्वीकार किया कि बम मैंने फेंका था। अब वो किसने फेंका था? बसंत कुमार विश्वास ने ही फेंका था या प्रताप सिंह बारट ने फेंका था? लेकिन चूंकि कोर्ट के अंदर ये एक्सेप्ट करता है बसंत कुमार विश्वास कि बम मैंने फेंका था, तो इसलिए फिर इस पॉइंट को अधिक सही माना जाता है कि इसी ने बम फेंका होगा। लेकिन जो होर्डिंग था वो बच गया और उसका जो बॉडीगार्ड था अंगरक्षक वो मारा जाता है। अब देखिए बम क्यों फेंका था? ये एक तरह से ये बताने के लिए कि हमें आपकी सत्ता जो है, अंग्रेजों की सत्ता नहीं चाहिए। और उस वक्त भारत में सबसे बड़ा अगर कोई अधिकारी था अंग्रेजों का तो वो वायसराय ही था, यानी गवर्नर जनरल ही था। तो उस पर बम गिरने का मतलब ये था कि हम डायरेक्ट आपकी व्यवस्था को चैलेंज करते हैं। और भी बहुत सारे क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। मेन बात यह है, ये सारी योजना थी किसकी? रास बिहारी बोस की योजना थी। और इस केस को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से चलाया गया था 1915 में। रास बिहारी बोस है वो हाथ नहीं आते, वो फरार हो जाते हैं और कहां चले गए थे? जापान। अब यहां की हम बात करते हैं तो 1915 में कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और बाल मुकुंद, बसंत कुमार जिसने कहा था कि हाँ मैंने बम फेंका था, अमीर चंद, अवध बिहारी, ये कई क्रांतिकारियों के नाम आते हैं। हालांकि यहां तक देखिए सामान्यतया वो डीपली नहीं पूछता इतना, लेकिन फिर भी चूंकि टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए इनके बारे में। तो इन सबको तो फांसी की सजा सुनाई गई थी और जो लाला हनुमंत साहे हैं उनको आजीवन कारावास सुनाया गया। बाकी कईयों को और भी सजा दी गई और किसी को इसमें आजादी भी कर दिया गया। मेन मेन ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, अमीरचंद, अवध बिहारी, इनको फांसी की सजा, और जो लाला हनुमंत साहे हैं उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। तो ये कुछ बिंदु हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा इसमें। अब देखिए, अब जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम, या हम इसको गदर षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं। बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, आपके बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि 1912 में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने का इन लोगों ने प्रयास किया, उसमें से कईयों को फांसी की सजा हो गई और वो उसमें सफल नहीं हो पाए। 1915 में रास बिहारी जो बोस है वो कहां चले जाते हैं? जापान। लेकिन 1912 से 1915 के बीच का जो समय है, अब उस समय एक तो आप जानते हैं कि 1914 के अंदर जो प्रथम विश्व युद्ध है वो शुरू हो जाता है। थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा इस चीज को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब पूरा ब्रिटिश का जो ध्यान है वो ब्रिटिश सरकार किस पे है? इसी चीज पे है। और उन्होंने यहां से भी सैनिकों को भर्ती किया था, खूब सारे सैनिक यहां से वो लेकर के, और प्रथम विश्व युद्ध में जो लड़ाई करते हैं ब्रिटेन वाले। अब चूंकि ब्रिटिश सरकार जो है उसका ध्यान किस पे है? प्रथम विश्व युद्ध पे, वो पूरी तरह उधर ध्यान है उनका। भाई 1914 से 18 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चलता है, इस समय कुछ पार्टियां या कुछ दल ऐसे थे जो भारत से बाहर रह करके और भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह संकल्पवान थे। और कुछ क्रांतिकारी थे वो यहां जो थे वो क्या थे? पूरी तरह भूमिगत थे। जैसे रास बिहारी बोस है, मैंने आपको बताया, वो होर्डिंग पर बम फेंकने के बाद में फिर हाथ तो नहीं है वो, भाई जापान तो गए थे 15 में, लेकिन बीच का जो समय है तो वो क्या हो गए थे? भूमिगत, हाथ नहीं आते हैं। अब कुछ ध्यान से सुनेगा, ये गदर दल, गदर पार्टी या गदर पार्टी आंदोलन भी आप इसको कह सकते हो, इस गदर पार्टी की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1913 को होती है। कहां पर? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। किसकी? गदर पार्टी की। किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल
और सोहन सिंह के द्वारा। अब इनके द्वारा जो मुख्य उद्देश्य क्या था वहां यूएसए के अंदर इस पार्टी को जो है वो गठित करने का, कि अंग्रेजी साम्राज्य को गदर के द्वारा जड़ से उखाड़ फेंकना और गणतंत्र की स्थापना करना। अंग्रेजी साम्राज्य को गदर के द्वारा, गदर का मतलब है संग्राम, युद्ध। तो जिस तरह से 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 का आंदोलन हुआ था, उसी तरीके से एक बहुत बड़ा प्रयास यहां होने जा रहा था इन क्रांतिकारियों के द्वारा। तो पहला पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा, गदर दल की जो है यूएसए में 1 नवंबर 1913 को स्थापना होती है लाला हरदयाल और सोहन सिंह के द्वारा। उद्देश्य क्या था? हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी साम्राज्य को गदर के द्वारा यानी युद्ध के द्वारा, आर पार की लड़ाई के द्वारा जो है वो यहां से उखाड़ फेंकना। आर पार की लड़ाई से मतलब वैसे मतलब कि जो भी अंग्रेजों के जो भी थे साधन, जैसे रेल है, ट्रेन वगैरह, जो भी सरकारी कार्यालय हैं, जो भी साधन है, संसाधन है, उन सब पे जहां जहां अंग्रेजों का अधिकार है, उन सब चीजों पे अधिकार कर लेना। इसके बाद में जर्मनी के अंदर जो बर्लिन समिति थी, वो भारत के जो क्रांतिकारी थे, यानी ऐसे नहीं कि आमने सामने, लेकिन जो क्या थे, भूमिगत क्रांतिकारी। सिंगापुर के अंदर भी कुछ लोगों ने समिति बना रखी थी, तो सिंगापुर समिति थी। इनके द्वारा पूरे भारत में एक साथ क्रांति की योजना बनाई गई थी। अब इसके बाद में देखिए, बनारस में क्रांतिकारियों की बैठक होती है। आप हिंदुस्तान को देखेंगे तो यूपी लगभग बीच में से, आपको बनारस बीच में से पड़ेगा। क्रांतिकारियों की बैठक होती है जिसमें कई लोगों ने भाग लिया था। वो क्रांतिकारी, कई मेन नाम जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, कौन कौन थे। जैसे राजस्थान से प्रताप सिंह बारठ, महाराष्ट्र से पिंगले, बरेली से दामोदर स्वरूप, और रास बिहारी बोस और नगेंद्र नाथ जो हैं गिरिजा, कहां से? बंगाल से। तो यहां जो है ये भाग लेते हैं। और इस बैठक के बाद में, ये बैठक होगी, अब इस बैठक के बाद में क्रांतिकारियों को अलग अलग क्षेत्र जो है वो सौंपे गए कि आपको यहां यहां नेतृत्व करना है। ये मेन जो कई लोग हैं, मैंने उनके नाम बताए आपको। राजस्थान से प्रताप सिंह बारठ, महाराष्ट्र से पिंगले, बरेली से दामोदर स्वरूप, और रास बिहारी बोस और नगेंद्र नाथ जो हैं बंगाल से थे। अब इसके बाद में जो सौंपे गए, क्या सौंपा गया? प्रताप सिंह बारठ को तो स्थान सौंपा गया अजमेर का। सचिंद्र सान्याल को क्या सौंपा गया? बनारस और दानपुर की आप वहां नेतृत्व करेंगे। दामोदर स्वरूप जो है उनको बरेली का सौंपा गया नेतृत्व। रास बिहारी बोस और पिंगले, इनको लाहौर का नेतृत्व सौंपा गया। लाहौर से महत्वपूर्ण बात शुरू है। इस क्रांति की जो शुरुआत होनी थी वो कहां से होनी थी? लाहौर। और लाहौर जो है किस में आता था? पंजाब में। भाई उस वक्त जो आज पाकिस्तान का पंजाब है और जो भारत का पंजाब है, ये दोनों एक ही पंजाब था। और पंजाब के अंदर पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पड़ता था लाहौर। तो लाहौर भी लिखा आ सकता है कभी परीक्षा में, कि जो ये गदर जो होना था, जो क्रांति की एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी 1857 की क्रांति की तरह, उसकी शुरुआत कहां से होनी थी? लाहौर से, या बड़े शब्दों में आप उसको पंजाब कह सकते हो। वहां से वो जानी थी बंगाल, और बंगाल से फिर आगे संपूर्ण भारत के अंदर उसको करना था। नरेंद्र नाथ दत्त जो है, इनको गुवाहाटी जो है वहां का नेतृत्व सौंपा गया। अब यह क्रांति की शुरुआत लाहौर से होनी थी, पंजाब, और उसके बाद बंगाल, और उसके बाद संपूर्ण भारत में होना था। लेकिन यह क्रांति शुरू होने से पहले ही असफल हो गई। असफल क्यों हो गई थी? क्योंकि देखिए, एक तो कोई एक सार्वजनिक रूप से कोई नेता ऐसा नहीं था कि जो है संपूर्ण रूप से किसी को एक को बॉस के रूप में एक स्वीकार किया जाए। बॉस से मतलब एक नेता के रूप में, तो इस तरह से भी नहीं था। और पूरी सटीक और बेहतरीन कोई योजना नहीं थी कि ये योजना अगर नहीं भी चलती है तो हम फिर क्या करेंगे, या इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। तो कोई एक ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है, आपस में मिलजुल के प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब तक एक शीर्ष नेतृत्व नहीं होता,
और जब तक एक बेहतरीन प्लानिंग या योजना नहीं होती, तो वैसे भी उसकी असफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। और एक और बहुत बड़ा कारण था, और वो था मुखबिर का। यानी पैसों के लालच में जो है यहाँ के ही लोगों ने अंग्रेजों को पहले से किसी ने सूचना दे दी कि इस तरीके से ये सब लोग जो है वो प्लान कर रहे हैं। तो अंग्रेजों के हाथ पांव फूल गए कि हम तो काम प्रथम विश्व युद्ध कर रहे हैं, और ये बीच में कहां से ये इस तरह का होने जा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने फटाफट जो है वो क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए धरपकड़ शुरू कर दी। जो उनको हाथ लगे इससे जुड़ा हुआ, जहां भी उनको मिला उनको पकड़ पकड़ के उन्होंने जेलों में ठूसना शुरू कर दिया। और हालांकि अब देखिए चीजें बहुत जुड़ी हुई आपस में। जब इस घटना के बारे में अंग्रेजों को पता चला कि कितने बड़े स्तर पर यह क्रांति के आयोजन का प्लान कर रहे थे, तो अब अंग्रेजों ने देखा कि बाद में भी इस तरह की कई घटना फिर से ना हो जाए, या फिर से इस तरह का कोई प्लान नहीं हो जाए। और इसी कारण अंग्रेज जो है वो रोलेट एक्ट लेकर के आते हैं। रोलेट एक्ट क्या था? काला कानून। काला कानून से मतलब है कि किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था केवल शक के आधार पे। कोई उसके लिए अपील नहीं, कोई दलील नहीं, जिसको मर्जी आए उसको पकड़ के जेल में ठूस सकते थे। तो वो रोलेट एक्ट लेकर के आते हैं इसी घटना के कारण कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। तो थोड़े हम जो भी हमको लगेगा हम उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। और अब चूंकि देखिए जब तक कोई घटना हुई नहीं है, तो तब तक आप ऐसा तो नहीं है कि जो भी मर्जी है उसको पकड़ के जेल में लगा दो। हाँ ठीक है, जिन जिन पे शक था उनको उनको पकड़ के वो जेल में भरते हैं। आगे मैं आपको यह बताऊंगा आगे और इसमें। लेकिन अंग्रेजों को फिर यह लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसे ऐसे एक्ट की जरूरत है कि हम केवल शक के आधार पर जो है उसको जेल में डाल सकें। तो फिर अंग्रेज जो हैं वो रोलेट एक्ट लेकर के आते हैं। और आप जानते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को, वो इसी रोलेट एक्ट के विरोध में वहां लोग जो है वो एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, और फिर वो आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड वहां घटित होता है। तो कैसे घटनाएं एक के बाद एक जुड़ी हुई है। होर्डिंग पे बम फेंकना, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का 1914 में शुरू हो जाना, ब्रिटिश सरकार का पूरी तरह से ध्यान प्रथम विश्व युद्ध की तरफ है। इन क्रांतिकारियों के द्वारा जो भारत से बाहर थे अलग अलग देशों में, और जो भारत के अंदर थे कहां भूमिगत, जो सामने नहीं घूम रहे थे, अलग अलग जगह से भूमिगत होकर के अपना नेतृत्व कर रहे थे, अपना प्रयास कर रहे थे, कैसे वो एक गदर का प्लान करते हैं, और किस तरीके से उनकी योजना का जो ऑलरेडी पता जो है वो पहले से ही पता चल जाता है अंग्रेजों को। और उसके बाद फिर इनको तो जेल में लाया ही गया, और जो क्रांतिकारी थे इसके बाद में रोलेट एक्ट लेकर के आया जाता है। हम पढ़ेंगे आगे, रोलेट एक्ट आएगा, राष्ट्रीय आंदोलन जब उसमें पूरा पढ़ेंगे हम, तो वहां आएगा रोलेट एक्ट। और कैसे उस रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग जो है वहां लोग इकट्ठे होते हैं हजारों की संख्या में, और फिर आगे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद में फिर 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन लेकर के आते हैं। तो सब चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई एक दूसरे से। अब देखिए ये क्रांति असफल हो गई। रास बिहारी बोस जो है ये कहां चले गए? फरवरी 1915 में कहां चले जाते हैं? जापान। अब जो भी इनको हाथ लगे अभियुक्त जो है उनके लिए उन पर लाहौर षड्यंत्र केस ये चलाया जाता है। क्योंकि इस क्रांति की जो शुरुआत है ये कहां से करने थे? देखिए इसको लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम कहा जाता है। और भगत सिंह के समय जो मैंने आपको पढ़ाया था, जिसके अंदर भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, तो उसे हम लाहौर षड्यंत्र केस द्वितीय या सेकंड आप कह सकते हो। ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखना, क्योंकि लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जो फेमस केस है वो भगत सिंह वाला ही है। और भाई वही बात है कि जो चीज लोकप्रिय ज्यादा है, अब जैसे मेवाड़ की बात करें, मैं कहूं राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक। अब ये नाम आते ही आपके दिमाग में कौन से आए हैं? तो आपके माइंड में आया होगा कि जो महाराणा प्रताप के पिताजी हैं वही आए हैं। जबकि ये राणा उदय सिंह सही तो नाम नहीं है पूरी तरह। क्यों? क्योंकि ये थे उदय सिंह सेकंड। उदय सिंह प्रथम कौन था? राणा कुंभा का जो बेटा था,
जिसको उदा के नाम से आप जानते हो, जिसने अपने पिता की हत्या की थी, वो 5 साल गद्दी पर बैठा था उदय सिंह के नाम से। तो वो था उदय सिंह प्रथम। लेकिन चूंकि उसको केवल अपने पिता की हत्या के अलावा और उस उदा का कहीं कोई नाम नहीं आता, तो उस उदय सिंह प्रथम की कोई इतिहास में ऐसी गिनती नहीं है। तो हम राणा उदय सिंह को सीधा, जो महाराणा प्रताप के पिता है, इनको उदय सिंह के नाम आते ही आप इन्हीं से परिचित होते हो कि अच्छा वही होंगे। लेकिन ये उदय सिंह सेकंड थे। ये वो जो सीरियल भी आया था वो, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, उसमें राणा उदय सिंह सेकंड। और वो क्वेश्चन था भी बहुत महंगा, काफी उसके पैसे थे उसमें, प्रश्न के। तो वही चीज है कि लाहौर षड्यंत्र केस नाम से लोकप्रियता इतनी है कि उसका नाम आते ही लगता है कि वो भगत सिंह वाला ही केस होगा। लेकिन चूंकि वो बाद में आएगा, भगत सिंह वाला जो केस है मैंने आपको पढ़ा दिया, जो लास्ट चैप्टर था हमारा भगत सिंह के बारे में। लेकिन कभी आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है जहां आपको साफ साफ डिफरेंस दिख रहा हो, या वो डिफरेंस जानना चाहता हो, तो ये लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम है, और भगत सिंह वाला जो था वो था लाहौर षड्यंत्र केस द्वितीय। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। अप्रैल 1915 में यह केस चला। 291 क्रांतिकारियों पर अभियोग चलता है। अब आप देखिए कितने बड़े स्तर पे, 42 जनों को तो इसमें फांसी की सजा सुनाई गई, 114 को काले पानी की यानी सेलुलर जेल जो है अंडमान निकोबार में, वहां पर इनको भेज दिया गया। और भी कईयों को जो है कई सजाएं सुनाई गई, किसी को आजीवन कारावास सुनाया गया। तो एक बड़े स्तर पे ये बहुत बड़ा अभियोग है। आप देख लीजिए कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर फांसी और काले पानी की सजा हुई है। और रास बिहारी बोस जो हैं, ये तो फरवरी 1915 में कहां चले गए? जापान। जापान में अब आगे बात करते हैं जापान से। अब जापान जो है वो बोस सानुकी मारन जहाज से जाते हैं, और इनके साथ जो है प्रियनाथ टैगोर भी गए। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा। जापान में एक महिला होती है तोशिको, तो उस तोशिको से ये विवाह करते हैं। और जो फादर थे इनके, इनकी वाइफ के, वो काफी जाना पहचाना नाम था। जापान में आज भी उनका नाम लिया जाता है, उन पर काफी जानकारी उपलब्ध है। वहाँ के बहुत बड़े नेता, लीडर, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन, तो उन्हीं के पास में गए थे, और फिर वहां उनकी बेटी से इन्होंने विवाह किया था। तो विवाह करने के कारण 1923 में इनको जापान की नागरिकता मिल जाती है। इसके बाद में देखिएगा, शुरुआती समय तक तो ये ज्यादा वहां उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके बाद में फिर 1942 तक आते आते वापस इन्होंने कुछ स्थापना की। टोक्यो के अंदर भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। तो मतलब इसका उद्देश्य यही था, इस लीग का स्थापना करने का, कि हम भारत को जो है वो आजाद करवाएंगे अंग्रेजों से। सितंबर 1942 में इसी लीग के अंतर्गत इसकी एक सैन्य टुकड़ी कह सकते हो, या आप एक संस्था भी इसको कह सकते हो। ये किसकी स्थापना करते हैं? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करते हैं, यानी INA। कब? सितंबर 1942 में। और ये जो INA है, इंडियन नेशनल आर्मी, इसे ही बाद में आजाद हिंद फौज के नाम से जाना गया। तो बाद में जो इसका नेतृत्व है वो सुभाष चंद्र बोस करेंगे। शुरू में अभी जब इसका निर्माण किया इंडियन नेशनल आर्मी का, तो उस समय तो इसको संभालते हैं मोहन सिंह, उनको बनाते हैं हेड। और अब बाद में आगे सुभाष चंद्र बोस का जब टॉपिक आएगा, सुभाष चंद्र बोस का टॉपिक काफी बड़ा टॉपिक है, तो वहां ये चीजें आएगी। तो बाद में सुभाष चंद्र बोस जो है वो इसको संभालते हैं, वो नेतृत्व करते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और फिर इनकी मृत्यु से पूर्व जो है वो जापान सरकार ने इनको सम्मानित किया था ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ये प्रश्न पूछ रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो इनको सम्मान से नवाजते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है रास बिहारी बोस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और बाकी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा सुभाष चंद्र बोस का, उसमें हम पूरा डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। तो यहां से फिर आगे सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व होगा कि उन्होंने जो है फिर क्या क्या उसमें कार्य किया।
तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ आपको दोबारा। देखिए, रास बिहारी बोस के बारे में, इनका जन्म जो 1886 में होता है और मृत्यु होती है 1945 में टोक्यो जापान में। फिर माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है, देहरादून में सेवाएं देते हैं और 1906 में ये सेवाएं देना शुरू करते हैं। फिर क्रांतिकारियों से जो है वो ये जुड़ते हैं। उसके बाद 23 दिसंबर 1912 को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के दौरान दिल्ली के चांदनी चौक पर बसंत कुमार विश्वास ने होर्डिंग पर बम फेंका, लेकिन वो बच गया और उसका अंगरक्षक मारा जाता है। ये योजना किसकी थी? सारी रास बिहारी बोस की। इस केस को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। 1915 में कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। तो मैंने आपको बता दिए कौन कौन थे। बाल मुकुंद, बसंत कुमार, अमीरचंद, अवध बिहारी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लाला हनुमंत साय को आजीवन कारावास और भी कई क्रांतिकारियों को जो है इसमें सजा सुनाई गई। अब ये देखिए, जो होर्डिंग पर बम फेंका गया था, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया प्रताप सिंह बारठ का भी नाम आता है, सचिंद्र सान्याल का भी नाम आता है। तो प्रताप सिंह बारठ और ये सचिंद्र सान्याल, दामोदर स्वरूप, उन पर 1916 में अभियोग चलाया गया था, क्योंकि ये हाथ नहीं आए थे। जब 1915 में ये लाहौर षड्यंत्र केस चलता है तो ये लोग हाथ नहीं आए। उस वक्त क्या थे? फरार थे। तो फिर 1916 में जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, प्रताप सिंह बारठ को, सचिंद्र सान्याल को, दामोदर स्वरूप, कई नेताओं को, तो बनारस षड्यंत्र केस के नाम से 1916 में चलाया जाता है उन पे। और चूंकि ये जो घटनाओं में ये सब लिप्त थे, तो वहां फिर उनको सजाएं सुनाई गई। और जो सचिंद्र सान्याल है उनको भेज दिया था सेल्युलर जेल। मैंने आपको बताया था जो लास्ट वीडियो था कि सचिंद्र सान्याल की पुस्तक थी बंदी जीवन। प्रताप सिंह बारठ को बरेली जेल भेज दिया जाता है। 5 साल का कठोर कारावास होता है और उस जेल के अंदर जो है वो शहीद हो जाते हैं, उनकी मृत्यु होती है। तो वो पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में जो है वो लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम के नाम से भी हम इसको जानते हैं, क्योंकि लाहौर से इस क्रांति की शुरुआत होनी थी। गदर षड्यंत्र केस भी इसको कहा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका जो है वो इसमें किसकी थी? गदर पार्टी की। तो इसमें सबके द्वारा ये प्रयास किया गया। और जिन बैठक में कौन कौन आता है, इसके बाद में जो किसको नेतृत्व कहाँ कहाँ का सौंपा गया, उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में रास बिहारी बोस जापान चले जाते हैं और ये लाहौर षड्यंत्र केस अप्रैल 1915 में चलता है। इसमें इतने लोगों को फांसी, काले पानी की सजा हुई। उसके बाद में वहां जाकर के उन्होंने विवाह किया और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं मार्च 1942 में। और फिर सितंबर के अंदर जो है एक इसी की सैन्य इकाई कह सकते हो आप इसको, सैनिक इकाई या एक आर्मी के तौर पर, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की आर्मी या एक सैन्य टुकड़ी के तौर पर इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की स्थापना की जाती है, जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से जानी गई, यह जाना गया है, बाद में जाना गया, भविष्य में इस तरह से जानी गई नहीं, जाना गया। और इनकी मृत्यु से पहले जापान सरकार है वो उनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के सम्मान से नवाजती है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम जो है वो फिर सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे।